नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो अब तक के वीडियो में हमने लाभ हानि जो चैप्टर था उसके अंतर्गत हमने बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जिसमें हमने लाभ किस तरह से ज्ञात किया जाता है, हानि किस तरह से ज्ञात की जाती है, ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। साथ ही प्रतिशत लाभ जो है या प्रतिशत हानि की गणना किस तरह से कर सकते हैं, या जब ये प्रतिशत लाभ या हानि दिए हुए हो तो हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य की गणना किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिनको हमने पिछले जो कुछ वीडियो थे उसमें हमने चर्चा की है। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं कंपटीशन के लायक, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो साथी उन वीडियो से वंचित हो गए तो उनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से वो सारे ही वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बिल्कुल जो साधारण ब्याज किस तरह से ज्ञात किया जाता है उनकी हम गणना करेंगे। और वैसे चैप्टर देखने को तो बहुत ही सिंपल सा लगता है कि बिल्कुल साधारण सा ब्याज है, लेकिन जब इनके कंपटीशन में जब प्रश्न आते हैं तो इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो अपन इस वीडियो में सारे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले बिल्कुल जो सिंपल प्रश्न है उनको भी हम अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास बेसिक प्रश्नों की जानकारी नहीं होगी या बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर नहीं होगा तब तक हम अच्छे प्रश्नों की तरफ बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी अच्छे प्रश्न भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन देखिए हमेशा से ही मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हम मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी मैथ्स में सही कुछ भी नहीं आ रहा है या बिल्कुल कम ज्ञान है। तो हम बिल्कुल जब बेसिक से शुरू करते हैं तो उसको सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो जाता है। तो हम उसको लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो जो अच्छे जो प्रश्न होते हैं फिर उसको करने में हमको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत अपन बिल्कुल सिंपल सा करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, साधारण ब्याज या इसको सरल ब्याज, दोनों ही इसको शब्द आपको गाइड में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं वास्तव में ब्याज क्या चीज होती है, क्योंकि जब तक देखिए हमारे दिमाग में यही नहीं होगा कि ब्याज वास्तव में क्या है या इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, अच्छे प्रश्न भी आएंगे, प्रश्नों की भाषा भी कुछ अलग तरीके से दी जाती है। तो जब तक हमको इसकी गणना जब वास्तव में अच्छे से समझ में आएगी तब हम इन प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं वास्तव में ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जो है ब्याज की गणना, ब्याज क्या होता है जब हम किसी से अगर रुपए उधार लेते हैं या किसी को उधार हम रुपए देते हैं। ठीक है, अब वो रुपए हो सकता है हम किसी व्यक्ति से ले तो भी हो सकता है, या हो सकता है हम किसी बैंक से ले, बैंक भी चूंकि उधार राशि देती है, या हो सकती है कोई संस्था हो ऐसी जो हमें उधार राशि देती है, या उस संस्था को हम उधार राशि दे सकते हैं। यानी कोई भी कारण हो सकता है जिसमें दो व्यक्ति होने चाहिए, एक उधार लेने वाला और एक उधार देने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या बैंक के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जो हम राशि उधार लेते हैं, ठीक है, या उधार राशि जो देते हैं, देखिए राशि दोनों तरह की हो सकती है। उसको उधार दी भी जा सकती है, उधार दी गई राशि भी हो सकती है, या उधार ली गई राशि भी हो सकती है। दोनों ही राशियां हो सकती है, तो दोनों के लिए ही हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। ठीक है, उधार दी गई भी हो सकती है और उधार ली गई भी राशि हो सकती है। तो जो राशि होती है उस राशि को देखिए, हमारे जो गणित की जो भाषा है सबसे पहले तो वो हमको समझनी जरूरी है। उस राशि को कहते हैं मूलधन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मूलधन, या इसको कहें तो प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो राशि है सबसे पहले तो ये है, तो ये तो हो गई कौन सी, मूलधन राशि, जो हमने किसी व्यक्ति से या बैंक से या संस्था से या किसी समूह के द्वारा हमने जो उधार ली है या उसको उधार दी है, तो ये तो हो जाती है मूलधन की राशि। ठीक, अब उसके बाद अब बात आती है कि ब्याज की। अब ब्याज क्या चीज है, अब उसको भी अपन थोड़ा समझते हैं कि देखिए हमने जब राशि किसी को उधार दी है या हमने किसी से कोई धन उधार लिया है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा, एक समय के बाद में उस राशि के साथ में कुछ अतिरिक्त राशि वो हमसे वसूल करेगा। ठीक है, तो हम जो अतिरिक्त राशि, उस जो मूल जो हमने राशि जो ली है, जो हमने उधार जो ली है, यानी जितनी हमने राशि ली है उसके साथ में हम जो ये अतिरिक्त जो राशि उसको वापस लौटा रहे हैं। अगर हमने उधार लिए तो वो हम उसको लौटाएंगे, और अगर हमने उधार दिए तो वो हमें लौटाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में मूलधन के साथ में जो जितने भी समय है उस समय के साथ में उसकी गणना हम अलग अलग करना सीखेंगे कि जब समय कितना हो तो उसकी गणना, ब्याज की गणना कैसे करनी, वो हम इसमें आगे सीखेंगे। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि ब्याज का मतलब क्या होता है कि जो हमने उधार राशि दी है या उधार राशि जो ली है उसके बदले में जो अतिरिक्त राशि हम जो उसको वापस देते हैं वो राशि कहलाती है ब्याज की राशि।
क्या कहलाती है वो राशि? ब्याज की राशि। अब देखिए ब्याज के साथ में हम जो ये राशि जो लौटा रहे हैं, मूलधन के साथ में हम जो अतिरिक्त जो राशि लौटा रहे हैं, यानी ये जो अतिरिक्त जो राशि है, इस राशि को तो कहते हैं ब्याज। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन में आप ना रहे। यानी ब्याज कौन सा होगा? जो हम अतिरिक्त राशि जो दे रहे हैं उस मूलधन के साथ में, वो राशि कहलाती है ब्याज। और उस राशि के साथ में जो कुल मिला के हम जो जितनी राशि उसको लौटा रहे हैं, कुल राशि कौन सी होगी? जो हमने उधार ली है या उधार दी है वो राशि, और उसके साथ में हमने जितने समय तक उस राशि को रखा है या उसको उधार स्वरूप अगले वाले के पास में धरोहर रूप में राशि रही है, तो उसके बदले में वो जितनी राशि हमको दे रहा है, तो उस राशि के साथ में जब वो पुनः कुल राशि जो लौटाता है, इस राशि को कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं इसको? मिश्र धन। तो ये हमारे दिमाग में सबसे पहले ये तीन मूल शब्द दिमाग में होने चाहिए कि मूलधन क्या होता है, तो प्रिंसिपल, उसके बाद में ब्याज जो है इंटरेस्ट, और मिश्र धन जो होता है वो होता है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये जो राशि है ये हमारे शब्द दिमाग में होना चाहिए। और इसमें चौथी जो हमको जिसमें गणना की जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी? हमें समय की। यानी हम जो राशि है, क्योंकि जब ब्याज की जो गणना की जाती है वो समय के अकॉर्डिंग की जाती है, यानी कितने समय के लिए हमने वो राशि अगले वाले को उधार दी है या हमने उसको उधार स्वरूप लौटाई है। ठीक है, तो आप समय की जो गणना करेंगे, टाइम जो है, इन चार चीजों की हमें इस प्रश्नों में आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इन चार को अच्छे से समझ लें, मूलधन, ब्याज, समय और मिश्र धन। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि देखिए हमने अभी तो जो चर्चा की वो केवल की है ब्याज की। ठीक है, अब देखिए कई बार आप बुक्स में आप ये भी समझ रहे होंगे कि यहाँ तो लिखा हुआ है साधारण ब्याज, और एक शब्द और मिलता है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे इसके लिए चैप्टर बिल्कुल दूसरा है, उस चैप्टर में अपन विस्तार से समझेंगे, लेकिन फिर भी जब ब्याज की हम बात कर ही रहे हैं तो हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज कौन सा होता है और चक्रवृद्धि वो कौन सा होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों को अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि वास्तव में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि जब शब्द आ ही गया है तो अपन इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि साधारण ब्याज कौन सा होता है और चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होता है। तो ठीक है, तो हमने अभी तक देखिए चर्चा की है, जैसे उदाहरण के लिए हमने कोई राशि उधार ली है या उधार दी है किसी को। ठीक है, वो जो राशि है, मान लिया मैंने वो जो राशि ली है, अपन एक मान लेते हैं 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये मैंने कहीं से उधार लिए हैं, और उस राशि के साथ में जब देखिए जो ब्याज जो है उसकी जब गणना जब भी करेंगे उसके लिए हमें एक दर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? दर का मतलब होता है कि आपने जो राशि ली है उसका ब्याज वापस हमको लौटाने की दर क्या रहेगी, किस हिसाब से हम ब्याज जो है वो हम वापस ले रहे हैं। हम मान लीजिए उसको 10% की दर मान लेते हैं। 10% का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लेगा वो। ठीक है, अब कैसे लेगा? जैसा ये दर जो है वार्षिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है। यानी ये जो ब्याज है, जैसे वार्षिक है, इसका मतलब है कि वो एक वर्ष का कितने प्रतिशत ब्याज लेगा? 10%। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं तो उसके बदले में वो एक साल के 10 रुपये हमसे ब्याज के लेंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है दर। अब हम समय मान लेते हैं, हमने ये राशि जो है वो कितने समय के लिए, मान लो 3 वर्ष के लिए उधार ली है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? हमने 3 वर्ष के लिए लिए। तो अब इसमें हमको देखना है कि हमको वापस कुल मिलाकर कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो राशि लौटाने उसको तो क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज हम दोनों तरीके से देखेंगे कि अगर साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होता है। अब देखिए साधारण ब्याज तो ये होता है, जैसे हमने ये मान लिया कि 1000 रुपये दे, 100 रुपये के अगर 10 रुपये वो ब्याज के लेते हैं तो 1000 रुपये के हो जाते हैं 100 रुपये ब्याज के। ठीक है, जब हम गणना करना सीखें तब हम अच्छे से देखेंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही समझ रहे हैं कि एक साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। जब 1000 रुपये मूलधन है तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो अब इसकी जो गणना जो करेंगे, जैसे पहला जो वर्ष है, जब एक वर्ष खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 1000 रुपये का ब्याज है, हम चाहे तो देखिए ब्याज कैसे ले जाता है। अब हो सकता है साधारण ब्याज हम एक साल खत्म होने के बाद फिर ब्याज की राशि लौटा दे, ये भी हो सकता है। फिर अगले साल वापिस ब्याज का दिया, तीसरे साल भी दे सकते हैं। यानी कुल मिला इसमें जो गणना है, जैसे मैंने प्रथम साल में मैंने कितने रुपए का ब्याज दिया? 100 रुपये का ब्याज। अब अगर 2 साल मैं राशि कितने साल रख रहा हूँ? 3 साल रख रहा हूँ, तो पहले साल में मुझे ब्याज कितना देना है? 100 रुपये का। दूसरे साल में मुझे ब्याज कितना दे रहा है? 100 रुपये का। और तीसरे साल में अगर मैं रखता हूँ तो मुझे एक साल का 100 रुपये का ब्याज और देना पड़ेगा। यानी 3 साल के मुझे कितने रुपए देने? उसको 300 रुपये जो है वो ब्याज के देने पड़ेंगे।
ठीक है। यानी कुल मिला के जो है मुझे जो है 3 साल के बाद में उसको कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? बिल्कुल सिंपल है, 1000 रुपये मैंने उधार लिए हैं और 300 रुपये मुझे ब्याज के देने हैं, मतलब मुझे 1300 रुपये वापस लौटाने पड़ेंगे। ये तो हुआ एक साधारण ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसका भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे जब अपन चैप्टर को समझेंगे तो बहुत ही विस्तार से इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, यानी इसमें होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो देखिए जैसे पहले साल जो हुआ, पहला वर्ष जो है, पहले वर्ष का ब्याज देखिए दर वगैरह अपन वही मान रहे हैं, 1000 रुपये हमने उधार लिए हैं, दर हमारी कितनी है 10% वार्षिक है, और समय कितना है 3 वर्ष के लिए। लेकिन 1 साल के बाद जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 100 रुपये हो गया। तो 1 वर्ष के बाद अब दूसरे वर्ष में जब हम ब्याज की जो गणना इसकी करेंगे, तब उस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज में तो ये होता है कि आपने जितनी राशि उधार ली है उसी का ही हर साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, ये तो हुआ साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, क्योंकि हम देखिए राशि तो कब लौटा रहे हैं, 3 साल के बाद में ले रहे हैं उधार, तो 3 साल बाद ही लौटाएंगे। अब इसमें ये हुआ कि हम जैसे 1 साल खत्म हुआ तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये का ब्याज जो है वो उस मूलधन के साथ में जुड़ जाता है। यानी अब हमारी जो उधार राशि उसको लौटाने की जो राशि है वो दूसरे साल कितनी हो जाती है कि हमको 1100 रुपये की राशि वापस लौटानी थी। 1 साल खत्म होते ये ब्याज क्या कर दिया, उसके अंदर उसने जोड़ दिया। यानी दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज जो हमारा लगेगा वो अगर साधारण ब्याज होता तो उसमें 1000 रुपये पर ही हमारा ब्याज लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो राशि जो अब जो नई जो राशि बन गई है वो क्या कितनी बन गई है, 1100 रुपये। तो अब दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 1100 रुपये का जो है उस पर ब्याज की गणना करेंगे। अब जितने भी रुपए ब्याज आएगा वो ब्याज अलग आएगा। ठीक है, अब तीसरा वर्ष जब होगा तो वापस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे ही दूसरा वर्ष खत्म होगा तो इसमें जितनी भी ब्याज की राशि आएगी वो राशि इस मूलधन में जुड़ जाएगी और उसके ऊपर पुनः ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो उसको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे करनी वो तो अपन जब चैप्टर समझेंगे उस समय देखेंगे। फिलहाल हम बिल्कुल सिंपल सा जो है साधारण ब्याज को कैसे ज्ञात करना है उनको हम अच्छे से हल करना सीखते हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि हम ब्याज की गणना जो है वो साधारण ब्याज जो है उसकी गणना हम किस तरह से कर पाएंगे। तो देखिए हमारे सामने जो ऐसे जो प्रश्न आएंगे साधारण ब्याज से संबंधित, उसमें हमारे सामने 3 चीजें तो अवश्य ही हमको मिलेगी। एक तो क्या लिखा होगा, हमको मूलधन लिखा हुआ होगा कि हमने कितनी राशि उधार ली है या कितने राशि उधार दी हुई है, ये चीज लिखी हुई होगी। दूसरा जो होगा, हमने चर्चा की कि हम ब्याज जो है उसकी दर जरूर लिखी हुई होगी, प्रतिशत में लिखी हुई होगी। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या होगा, समय। ये 3 चीजें तो हमारे सामने अवश्य ही हमको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब जब नहीं मिलेगी तो उसको भी हम कैसे ज्ञात करें वो भी हम आगे सीखेंगे। तो फिलहाल तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास मूलधन है, अगर दर है और समय, ये तीनों चीजें जो दी हुई है, तो हम उसके आधार पर हम साधारण ब्याज की गणना किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ही फॉर्मूला है, ये कक्षा हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो सभी के दिमाग में भी है और जुबान पर भी स्पष्ट है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज करने क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसके द्वारा अपन साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ है साधारण ब्याज ज्ञात करना। इससे के अलावा अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो भी उसका फॉर्मूला है, दर ज्ञात करना हो तो भी उसका फॉर्मूला है, या समय ज्ञात करना है उसका भी फॉर्मूला। देखिए बहुत सारे वीडियो में आपको ऐसे बताए होंगे कि अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो आप 100 इंटू ब्याज बट्टा दर इंटू समय लिखिए। तो क्या देखिए इतने सारे फॉर्मूले याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, एक ही फॉर्मूले से हमारा सारा ही काम हो जाएगा। चाहे हमें मूलधन ज्ञात करना हो तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करें, दर का ज्ञात करनी है तो भी यही चलेगा, समय ज्ञात करना है तो भी हमारा यही फॉर्मूला चलेगा। तो एक एग्जांपल से अपन साधारण ब्याज की गणना की शुरुआत करते हैं। एक हमारे सामने एक उदाहरण है, जैसे 4000 रुपये पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो अब इसको हल करना है, हम ब्याज की गणना किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है। तो देखिए रुपए जो लिखे हैं, जो राशि है वो क्या होती है, मूलधन होती है। तो यहाँ मूलधन तो दिया हुआ है 4000 रुपये। ठीक है, तो मूलधन तो कितना हो गया, 4000 रुपये। उसके बाद में दर जो है वो कैसे दी हुई है, प्रतिशत में दी हुई है। देखिए 5% वार्षिक की दर से, तो दर कितनी दी हुई है यहाँ पर, 5%। और समय जो दिया वो कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। मूलधन कितना है, 4000 रुपये, गुणा दर कितनी है, 5%, और समय जो है वो कितना है, 3 वर्ष, और बट्टा 100। अब ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम करना है। या 5% जो है इसको सिंपल सा 5 के रूप में यूज करके हम इसका आंसर ले आएंगे। देखिए 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, कितने बच गए,
4 देखिए 0 1 0 बच गया, उसको ऐसे लिख दीजिए। 4 पंजे 20, 20 दिया कितना हो गया 60, यानी 600 रुपये जो हो गया वो हो गया इसका साधारण ब्याज। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक उदाहरण है, जैसे 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम थोड़े से अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न जो लिया वो तो हमने बिल्कुल सिंपल सा लिया था, जिसमें हमने केवल ये देखा था कि भाई हम फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मूलधन। तो मूलधन तो कितना है यहाँ पर 6,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 दर कितनी दी हुई है, 10% वार्षिक दी हुई है, तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं। अब तीसरी चीज जो यहाँ पर समय जो दिया हुआ है वो मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। ठीक है, समय जो लिखा वो कैसे लिखा हुआ है, 1 वर्ष 4 माह लिखे हुए, क्योंकि कंपटीशन में हमारा बिल्कुल सिंपल तो आएगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर 2 वर्ष या 3 वर्ष लिखे हुए ऐसे प्रश्न तो नहीं आएंगे। थोड़े से अच्छे प्रश्न आएंगे जिसमें समय थोड़ा ऐसे किस्तों में लिखा हुआ हो सकता है, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या है, आधा समय तो जो वर्ष में है और आधा समय जो किसमें दिया हुआ है, माह में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये दिक्कत होगी कि हमें प्रश्न में देखकर ये समझना पड़ेगा कि इस समय को हमें सबको वर्ष में बदलना है या सबको हमको महीने में बदलना है या सबको दिन में बदलना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आएंगे। अब ये सारा डिपेंड करेगा किस पे पड़ेगा कि हमारी दर जो है वो कैसे दी हुई है, ये हमको देखना है। दर जो है अगर हमारे यहाँ पर देखिए प्रश्न में वापस देखें तो 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से दर जो दी हुई वो कैसे दी हुई है, यानी ब्याज की जो गणना है वो कैसी है, वार्षिक, यानी प्रति वर्ष ब्याज की गणना हो रही है। मतलब समय जो है, समय को भी हमें वर्ष में ही बदलना है। ठीक है, अब देखिए समय को वर्ष में कैसे बदलेंगे, पहले ये तो 1 वर्ष सीधा दिया हुआ है, इसको तो वर्ष रहने दीजिए। अब इस 4 महीने को हमें क्या बनाना है, वर्ष। तो हम 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसमें भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी ये जो हो गया समय जो हो गया कितना हो गया, 1 से 1/3 वर्ष। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा बदल देते हैं, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4/3 वर्ष। ये जो समय की जो आई है अवधि, इसको हम प्रश्न में ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें देखिए प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, एक तो साधारण ब्याज करना है। तो सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, 6,000 रुपये दिए हुए हैं, तो ये लिख दिया हमने 6,000 गुणा दर कितनी है, 10% है, तो 10 लिख दिए। समय, अब समय यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, 4/3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें सिंपल सा काम करना है, जो समय जो है इसकी जगह हमने 4/3 ऐसे लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें 100 कहाँ पर लिखना है, तो हम 100 यहाँ लिख देते हैं, बस बीच में आप गुणा का निशान लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन हमको नहीं पड़े। ठीक है, ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल सिंपल, वही काम, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने हो गए ये 200, और 200 को हम 4 से गुणा कर दीजिए, 800। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 800 रुपये। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो देखिए हमने मिश्र धन का फॉर्मूला अलग से तो नहीं लिखा था, लेकिन जब हमने इसके भाषा को जो समझा था तब हमने क्या देखा था, मिश्र धन का अर्थ क्या होता है, मूलधन जो है उसके साथ में हम जो अतिरिक्त राशि जो हम दे रहे हैं उस राशि को कहते हैं मिश्र धन। अतिरिक्त राशि का मतलब क्या होता है, वही ब्याज, यानी साथ में हम जो ब्याज की जो राशि दे रहे हैं वो मिलाकर क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो देखिए मूलधन तो कितना हमने उधार लिया है, 6,000 रुपये, प्लस ब्याज की राशि कितनी आई, 800 रुपये। तो मिश्र धन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6,800 रुपये। यानी कहीं पर भी हमको ऐसे जो प्रश्न है उसमें कहीं पर भी ना तो आपको शॉर्टकट की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे, चाहे उसकी भाषा कितनी भी अधिक घुमावदार हो या आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो, लेकिन सिंपल तरीके से आसानी से अपन हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 1,500 रुपये का 15% वार्षिक की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए हमने पहले जो प्रश्न हुए हैं उसमें तो हमने बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न देखा था, जिसमें हमें समय जो दिया हुआ कैसे दिया हुआ था, वर्ष में दिया हुआ था। अभी हमने पिछला जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने ये देखा था कि वहां पर जो समय था वो कुछ तो वर्ष में था, कुछ महीनों में था, तो उसको हम कैसे बदल के कर सकते हैं, तो उसको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा। अब हम अगला जो प्रश्न है इसको अपन समझते हैं, जहां पर हमें समय जो है वो बिल्कुल कैसे दिया हुआ, दिन में दिया हुआ। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए मूलधन तो कितना है, 1,500 रुपये, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दी हुई है, दर दी हुई है, वो भी कैसे दी हुई है, 15% में दी हुई है, तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं। दर कैसे है, वार्षिक, तो जब दर वार्षिक है तो ये तो फिक्स है कि समय को हमें वर्ष तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर समय दिया हुआ कितना है, 146 दिन दिए हुए, क्या दिए हुए, 146 दिन दिया हुआ है। तो अब दिन को हमें क्या बनाना है, वर्ष, क्या बनाना है हमें, दिन को वर्ष। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर हमें 365 दिन जो होते हैं, तो 365 का हम इसमें देंगे भाग। जब हमने महीने को वर्ष में बदलाया तो तब तो क्या किया था हमने, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते तो 12 का भाग दिया था। अब यहाँ पर दिन को बदलना है तो दिन जो होते हैं वो एक वर्ष में कितने होते हैं, 365, तो हम यहाँ पर कितने का भाग देंगे, 365 का। अब इसको 365 से भाग देने के लिए देखिए, अब ध्यान रखें, ऐसे जो प्रश्न जब भी आता है कंपटीशन एग्जाम में, तो लगभग ऐसे जो प्रश्न, उसमें संख्या जो बनेगी वो ऐसी बनती है, क्योंकि 365 जो है वो केवल किससे विभाजित है, 73 से। ठीक है, ये एक दिमाग में जरूर रखिए। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, हर बार मैं ये नहीं कह सकता कि जो संख्या जो ऐसी मिलेगी जो 73 से ही विभाजित होगी, लेकिन अधिकांश जो प्रश्न जो आते हैं उसमें लगभग ऐसे ही संख्या देते हैं, क्योंकि 365 उसमें किससे विभाजित है, केवल ये 5 से विभाजित होता है। उसमें जो 5 का हम जो भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 73 बार। यानी ये जो संख्या केवल 73 और 5 से ही विभाजित है। ठीक है, तो लगभग आपको ऐसे ही संख्या मिलेगी जो 5 से विभाजित हो या दोनों 73 से विभाजित हो। अगर नहीं भी मिले तो फिर हम उसको ऐसा भी यूज करना हमको पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों संख्या जैसे 146 लिखा हुआ, तो 146 देखिए 73 को हम किससे, 2 से अगर गुणा करेंगे तो हमें 146 मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमें 365 मिलेंगे। इसको जब सिंपल करेंगे तो 73 के पहाड़े में 2 बार आएगा और 365 कितनी बार आएगा, 5 बार। यानी ये समय जो बदल जाएगा वो बदल जाएगा 2/5 वर्ष। ठीक है, लेकिन देखिए आप कहीं भी दिमाग में ये फिक्स नहीं करें कि सर ने बता दिया कि बिल्कुल नहीं, कोई भी संख्या ऐसी ही आएगी जो 73 से कट होगी, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन अधिकांश तो मैंने देखा है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, जब समय को बदलना आता है, उसमें दिन को बदलना जो आता है, तो उसमें लगभग ऐसे ही योग दिया जाता है या ऐसा ही योग आपसे पूछा जाता है। कुछ समय ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें आपको समय अवधि दी हुई होगी कि इस तारीख से लगाकर इस तारीख के बीच का कितना समय हुआ, तो अगले प्रश्न में वो भी गणना कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जब हमारे सामने तीनों ही चीजें स्पष्ट हो गई, तो अब तो हमें ज्ञात करना सिंपल सा ही है। सबसे पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, मूलधन तो कितना है, 1500, दर कितनी है, 15%, और समय कितना है, 2/5। तो पिछले प्रश्न में जैसे अपने लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिख देते हैं, और ये आ गए 100 यहाँ पर। ठीक है, ये गुणा का निशान यहाँ की जगह पर यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तब भी चलेगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, अब इनको गुणा कर दीजिए, 3 का 15 से गुणा कर दिया, कितना, 15 तिया 45, 45 का 2 से गुणा कर दिया, 45 दूनी कितने हो गए, 90 रुपये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ब्याज। तो अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला उदाहरण जो है उसमें यह है कि सुमित ने 29,200 रुपये की राशि 18 जनवरी 2024 को उधार ली। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो बताओ 21 जून 2024 को वो कितनी राशि लौटाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए, सबसे पहले एक तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 29,200 रुपये। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि उसने राशि जो है वो कब लिए, 18 जनवरी 2024 को उधार लिए। अब यहाँ पर देखिए समय तो नहीं दिया हुआ कि कितने महीने हैं या कितने वर्ष है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। आगे जो है, यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो दी हुई है 8% वार्षिक दर है, वो तो दी हुई है, बिल्कुल सिंपल सी दी हुई है, तो यहाँ पर तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो काम वो हमें चाहिए, वो क्या चाहिए, समय। अब समय की गणना हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब समय जो दिया हुआ कैसे दिया हुआ है, न तो यहाँ पर वर्ष में लिखा हुआ है, न महीने में लिखा हुआ है, और न दिन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको सबसे पहले तो देखिए समय अवधि जो है वो क्या दी हुई है, 11 जनवरी 2024 से हमें कहाँ तक गणना करनी है, 21 जून 2024 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी गणना कैसे करेंगे, हमें दिनों में ही गणना करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जनवरी में हमारे कितने दिन का ब्याज लगेगा, फरवरी जो है उसमें कितने दिन का ब्याज लगेगा, मार्च में कितने दिन का ब्याज लगेगा, फिर अप्रैल में कितने दिन का ब्याज लगेगा, फिर उसके बाद में हमें मई, और उसके बाद में जून। ठीक है, जून लास्ट में हम दे रहे हैं। तो यहाँ तक यानी हम कुल मिलाकर हमें ये 6 जो महीने हैं, उन 6 महीनों में हम गणना करेंगे कि हमें कितने दिन तक ये राशि जो है हमारे पास रखी। ठीक है, तो अब शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहले हमने राशि ली कब है, 18 जनवरी को हमने ये राशि ली है।
ठीक है। तो अब देखिए ब्याज की गणना जो करनी है वो कहाँ से करनी है। अब 18 जो जनवरी की जो तारीख है, क्योंकि 18 को तो आप जब ले रहे हैं, कोई भी राशि जो उधार ले रहे हैं, तो 18 के बाद में जो है 19 जो होगा तब जाके वो एक दिन गिना जाएगा, यानी एक दिन पूरा कब होगा, 19 तारीख को। तो यहाँ से हम गणना जो करनी है जनवरी की गणना हम कैसे करेंगे, 18 जो तारीख है उस तारीख को आपको शामिल ब्याज में नहीं लेना है। हम कहाँ से गणना करेंगे, यानी जो ब्याज जो लगेगा वो कौन सी तारीख का लगेगा, 19 को लगेगा, 20 को लगेगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, जनवरी 31 से, यानी हमें इतने दिनों का ब्याज देना पड़ेगा। कौन से महीने की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी की। तो जनवरी में कुल मिला कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी जनवरी में हमें कुल मिलाकर 13 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में बात करें फरवरी की, तो फरवरी में देखिए या तो 28 दिन या 29 दिन होता है। तो अब यहाँ पर हम वर्ष देखेंगे, कौन सा वर्ष दिया हुआ है, 2024, यानी लीप ईयर है। तो सामान्य सी बात है कि उसमें कितने दिन होंगे, 29, तो 29 दिन का हमें ब्याज देना पड़ेगा। अब उसके बाद मार्च, तो मार्च तो बिल्कुल स्पष्ट है, कितने दिन का ब्याज लगेगा, 31 दिन का। उसके बाद में अप्रैल, 30 दिन का ब्याज लगेगा। और उसके बाद में मई, कितने, 31 दिन का ब्याज लगेगा। और अब बात करें हम जून की, तो जून में हम देखिए राशि कब लौटा रहे हैं उसको, 21 तारीख को। अब देखिए 21 तारीख को चाहे भले आप सुबह लौटाइए, चाहे दोपहर को लौटाए, भले शाम को लौटाए, लेकिन एक देखिए ब्याज की गणना जब की जाती है तो आप जिस दिन तारीख को लौटा रहे हो उस दिन को वो हमेशा शामिल गिनता है। ठीक है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जून में जो हमें ब्याज कितने दिन का देना पड़ेगा, हमें पूरे 21 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर हम समय की गणना करें तो हमारे कितने दिन हो गए, तो देखिए 9 और 3 कितने हो गए, 12, एक 13, एक 14 और एक 15, हासिल कितने हो गए, एक और एक 2, 2 4, 4 और 3 7, 3 10, 3 13 और 2 15, यानी कुल मिलाकर कितने दिन हो गए, 155 दिन। यानी समय जो है वो हमारे पास है, कितना है, 155 दिन। तो अब इसके आधार पर हम आगे गणना करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में की थी। तो हम क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, देखिए प्रश्न ये है कि वह कितनी राशि लौटाएगा, यानी कुल मिलाकर राशि जो पूछी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साधारण ब्याज तब ज्ञात करेंगे, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि हमें कुल मिलाकर राशि कितनी लौटानी है। ठीक है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला तो वो का वो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। मूलधन कितना है, बिल्कुल ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है, 29,200। दर कितनी है, 8%। और समय कितना है, 155 दिन है। तो यहाँ पर भी हमें वही मशक्कत करनी पड़ेगी कि दर कैसे वार्षिक में है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा, 365 से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 365 जो है वो किससे डिवाइड होते हैं, या तो 5 से होंगे या 73 से। तो सबसे पहले तो 5 से तो अपन करके देख लेते हैं। 5 का भाग इसमें दिया कितनी बार जाएगा, 73 बार। इसमें 5 का भाग दे दिया, 5 दिया 15, 5 एकम 5। ठीक है। अब 31 आ गए तो 31 से किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31/73 वर्ष। ये हो गया समयावधि। ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं, 31 बट्टा कितने हैं, 73, और ये आ गए यहाँ की 100। ठीक है। इस गुणा को चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। अब ये 73 जो है, 73 से देखिए इसको अपन सॉल्व करके देखिए, 292 इसमें कट हो जाएंगे क्या, 73 के गुणा करके देखिए, 73 का 2 से गुणा करे तो 140 होता है, मैंने देखा था। 3 से गुणा करके देखे, 3 तिया 9, 7 तिया 21, नहीं हो सकते। 4 से गुणा करके देखें, 4 तिया 12, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 292 आ रहे हैं बिल्कुल। तो 73 का इसमें तो एक बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक। अब हमें क्या करना है, 4, 8 और 31 इन सबका गुणा करना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 4 का 8 से गुणा किया, 8 चौके कितने हो गए, 32। 32 का 31 से गुणा कर दीजिए, 1 का 2 से किया 2, 1 का 3 से किया 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2, 6 और 3 कितने हो गए, 9, कितना आ गए, 992 रुपये। ये आगे कौन सी राशि आ गई, ये तो साधारण ब्याज की राशि आ गई। अब प्रश्न हमारा यह है कि वह कुल कितनी राशि लौटाएगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का मतलब तो इसमें मूल राशि तो कितनी हमने उधार तो ली है, 29,200 रुपये, और साथ में हमें ब्याज की राशि कितनी लौटानी है, 992 रुपये। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का 2, 9 और 0 के कितना आ गए, 9, 9 और 2 हो गए 11, हासिल 1, 29 और 1 हो गए 30।
यानी 30,192 रुपये जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से सरल ब्याज क्या होता है इसको हमने देखा है, या मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, या दर क्या होती है, या समय क्या होता है, वो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से देखा है। साथ ही हमने इस पर आधारित जो बिल्कुल जो सिंपल जो प्रश्न थे उनको हमने हल करना सीखा है। तो विशेषकर हमने वो प्रश्न देखे इसमें जिसमें समय जो है वो अलग अलग दिया हुआ हो, कभी वर्ष में दिया हुआ तो हम उसके ब्याज की गणना किस तरह से कर सकते हैं, या समय जब महीने में दिया हुआ तो हम गणना कैसे कर सकते हैं, या हमें जब दिन में दिया हुआ तो हम गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई और कुछ ऐसा जो बिंदु लगे, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी समस्या आई होगी, फिर भी देखिए हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी जो वो आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जब बनाएंगे जिसमें अपन इससे अच्छे प्रश्न लेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि भाई जब ब्याज दिया हुआ हो तो मूलधन की गणना कैसे की जाती है, या समय कैसे ज्ञात करते हैं, या दर कैसे ज्ञात करना है, उनको हम अगले वीडियो में लेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा बनेगा, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बने और आपके अनावश्यक समय खर्च हो उसमें। तो हम सारी जो चर्चा करेंगे उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी साथ शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें देखिए वीडियो जो बनेंगे बिल्कुल कंटिन्यू बनेंगे, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। इसमें कुछ भी आपको अनावश्यक, शायद आपने अगर पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ भी इसमें अनावश्यक नहीं लगा होगा कि कहीं पर हाय हेलो चल रहा है या कुछ ऐसे अनावश्यक बात चलते हैं जो हमारे रिलेटेड नहीं है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं, हर चीज को बिल्कुल जितना हो सकता है मैं स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करता हूं, तो आपको शायद कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार पुनः निवेदन करूं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप अवश्य ही प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिलेगा, आप कहीं भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।